subscribe to get 400 subscribers. Support us, subscribe and share our channel to support us and keep watching for amazing stories. सामने का नजारा देख आइस हैरान थी। सामने बच्चा गिरा हुआ था और बहुत रो रहा था और पाखी तो आराम से सो रही थी, उससे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ये तक कि बच्चे की रोने की आवाज सुनकर भी वो नहीं उठ रही थी। आइस जल्दी से अंदर जाती है और बच्चे को उठा लेती है और पाखी को देख अपना पैर उसे मारने के लिए उठा लेती है, लेकिन बीच में ही रुक जाती है। रुक जा पाखी, अभी सही टाइम नहीं है, ये इन सब का इससे तो बाद में सबक सिखाना पड़ेगा। बच्चा कब से रो रहा था, पाखी उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी, पर बच्चा भूखा होने के कारण बहुत रो रहा था। आइस बेटा देखो, रो मत, देखो आंटी है ना, बच्चा रोते नहीं रोते नहीं। आइस बच्चे को शांत कराते कराते बाहर लेके चली जाती है। बाहर सभी नौकर आइस के हाथ में अपने मैडम के बच्चे को देख हैरान थे। आइस को उनके यूं घूरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो चिकन की ओर बढ़ गई। उसने अपने सोर्स के मुताबिक सभी चीजों के बारे में पता लगाया था कि देसाई का घर कैसे है और कौन सी चीज कहां पे है, ताकि उसे बाद में आसानी हो सके सभी चीजों को करने में। आइस बच्चे को एक नौकर को पकड़ाते हुए कहती है, प्लीज आप बच्चे को कुछ देर पकड़ सकती है। उसके कुछ कहने से पहले ही आइस उसे बच्चे को पकड़ा देती है। वो सर्वेंट आंखें फाड़े आइस को देख रही थी और मन ही मन घबरा भी रही थी कि कहीं उनकी मैडम ने उसके हाथ में अपना बच्चा देख लिया तो न जाने वो क्या ही करेगी, क्योंकि कल जो उनकी बड़ी मैडम के साथ उनके पति ने जो किया वो याद आते ही वो सिहर रही थी। वो बच्चे को वही रख देना चाहती थी, पर जैसे ही उसने बच्चे को देखा वो उसे देखती रह गई। बच्चा रो रहा था पर बहुत ही प्यारा लग रहा था, किसी पुतले की तरह। सच में राम का बच्चा बहुत ही क्यूट था। उसे रोता देख यूएस सर्वेंट को अच्छा नहीं लग रहा था। सर्वेंट उसे प्यार से देखते हुए शांत कराने लगती है। चुप हो जा मेरा बच्चा, देखो यहाँ पर कितनी मम्मा आपके लिए है और आप रो रहे हो, चुप चुप। बच्चे को रोता देख सभी नौकर उसके पास आ जाते हैं और बारी बारी से उसे खुश करने की कोशिश करने लगते हैं। अब तो घर के सभी सर्वेंट्स बच्चे को शांत कराने में लगे थे। किचन में आइस फ्रिज से दूध निकालकर उसे गर्म कर जल्दी से गुनगुना कर रही थी, ताकि बच्चे के लिए ज्यादा गर्म ना हो। आइस जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही थी ताकि बच्चे तक जल्दी से पहुंचा सके। बाहर से बच्चे की रोने आवाज बंद हो गई थी। बच्चे की आवाज ना आते देख आइस डर जाती है और जल्दी से दूध के बोतल को लेकर बाहर की ओर जाती है। जैसे आइस किचन से बाहर निकलती है तो देखती है कि बच्चा हंस रहा है और साथ ही साथ सभी नौकर भी। ये देख आइस राहत की सांस लेती है और उनकी ओर बढ़ जाती है और जिस सर्वेंट के हाथ में बच्चा था उसे दूध का बोतल पकड़ाते हुए कहती है, पिला दीजिए, इसे भूख लगी होगी। वो सर्वेंट भी जल्दी से बोतल ले लेती है और बच्चे को पिलाने लगती है। बच्चा जल्दी से दूध को पी लेता है और थोड़ी ही देर में सो जाता है। आइस उसके हाथ से बच्चे को लेकर वहीं पर बने पाले में सुला देती है और उन सबको चुप रहने का इशारा कर अपने साथ आने को कहती है। सभी उसकी बात को समझते हुए उसके पीछे चले जाते हैं। आइस उन सबको दूसरे हॉल में लेकर चली जाती है। सभी एक जगह इकट्ठा हो गए थे। आइस उनसे पूछती है, मुझे लगता है आपको भी ये पता होगा कि ये बच्चा कब से रो रहा था, लेकिन आप में से किसी ने भी उसकी आवाज सुनते हुए भी उसे अनदेखा क्यों किया। तभी एक नौकर कहता है, देखो तुम अभी अभी यहाँ काम करने आए हो, तुम्हें पता नहीं है हमारे मालिक का गुस्सा कितना ज्यादा है, और तुम जो ये रौब दिखा रही हो ना, ये सब तुम्हारा कोई काम नहीं आता हमारे मालिक के सामने। वो तब की बात है, जब वो आएंगे तब देखा जाएगा। आइस काफी कोल्ड टोन में कह रही थी। और एक बात, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि विधा जी कहाँ है। सभी नौकर एक दूसरे को देख रहे थे। तभी एक नौकर कहता है, क्यों, तुम्हें क्यों जानना है। आइस कहती है, देखिए मेरा जानना जरूरी है, प्लीज आप लोग मुझे बता दीजिए कि वो कहाँ पर है। तभी एक फीमेल सर्वेंट जिसके हाथ में उसने बच्चे को दिया था वो सामने आकर कहती है, मैं आपको बताती हूँ कि वो कहाँ है। तभी उसके बगल में खड़ी सर्वेंट कहती है, पारू ये तू क्या बोल रही है, पता है ना अगर मालिक को पता चलेगा तो क्या होगा। पारू चलने दो दीदी, अगर किसी को मेरे बताने से मदद मिलती है तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन नहीं दीदी, मुझे बोलने दीजिए। आप चलिए, मैं आपको बताती हूँ कि वो कहाँ है। और पारू उसे एक रूम की ओर लेके चली जाती है। यही है वो, आप खुद ही देख लीजिए। आइस रूम को खोलती है, वहाँ चारों तरफ अंधेरा था, कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। आइस स्विच को ऑन करती है तो देखती है कि सामने विद्या जी अधमरे हालत में पड़ी हुई है और उन्हें चेन से बंधा गया है। उन्हें ऐसे देखकर किसी की भी रूह कौंप जाती। आइस जल्दी से उनके पास जाती है, उन्हें उठने में मदद करती है और सर्वेंट से कहकर उनके लिए पानी मंगाती है और उन्हें पानी पिलाकर अच्छे से बैठाती है। आप ठीक है ना, जिस पर पारू कहती है, उन्हें कल सर ने बहुत मारा और इस कमरे में बंद कर दिया और उनके खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं दिया, वे कल से ही इसी कमरे में है। उसकी बातें सुनकर आइस को बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम आओ मिस्टर देसाई, तुम्हें तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आइस अपने मन में मिस्टर देसाई को कोस रही थी, क्योंकि उन्होंने जो विधा जी के साथ किया था वो बहुत बुरा था। कोई इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है जो अपनी पत्नी को इतना मारने के बाद उसे खाने तक ले लिए, न पूछे और उसे कमरे में बंद कर दे। क्या सभी मर्द ऐसे ही होते हैं। आइस का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वह देसाई के बारे में सोच रही थी। विधा जी अधमरी सी हालत में उस लड़की को देख सकती थी जो उसकी मदद करने आई है। विधा जी ने बामुश्किल कहा, बेटी। आइस ने जब विधा जी के मुंह से बेटी सुना तो उसे एक अजीब से अपनेपन का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे वो उन्हें पहले से ही जानती है। अपने मन में आ रहे इन ख्यालों को झटक कर आइस उनसे कहती है, आंटी आंटी आप ठीक हो ना, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगी। जिस पर विधा जी कहती है, नहीं बेटा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। विधा जी रूंधे गले से कहती, तुम मेरे पति को जानती नहीं हो, वो एक हैवान है जिसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और अब एक मासूम की भी करने जा रहा है। अगर हो सके तो उस बच्चे को यहाँ से ले जाओ। बेचारे बच्चे ने पता नहीं दूध पिया भी है कि नहीं। आइस उनकी बातें सुन हैरानी में कहती है, क्या क्या कहा आपने, बच्चे ने कल से दूध नहीं पिता है। आइस ये कहकर पारू की ओर देखती है, जिस पर पारू हमें सिर हिला देती है। आइस का तो मैं खून ही खौल रहा था। उसने विधा जी से कहा, आंटी आप मुझे बता सकती है वो आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिस पर विधा जी के आंखों पर जो नमी थी वो अब झरझर आंसू बनकर बहने लगते हैं। उनको यूं रोता देखकर आइस के सीने में बहुत तेज दर्द होता है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था विधा जी को रोता देख। देखिए आंटी प्लीज आप रोइए मत, मैं आपको और बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। आइस के वो सब विधा जी को किसी अमृत की तरह लग रहे थे। आज तक घर में किसी ने भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, यहाँ तक कि पाखी ने भी नहीं। आइस कहती है, आंटी क्या आप मुझे पूरी बात बता सकती है कि हुआ क्या था। क्योंकि आइस को पूरी बात पता नहीं थी, उसे बस उसके बॉस का ऑर्डर आया था कि बच्चे को सेफली उसके माता पिता तक पहुंचाना है, जिस पर आइस ने हाँ कर दिया था। आइस कभी भी अपने काम में अपने इमोशन को बीच में नहीं लाती थी, पर आज पता नहीं क्यों उसे उनसे बहुत लगाव महसूस हो रहा था।
जिस पर विधा जी कहती है हाँ मैं तुम्हें बताती हूँ, हम हॉस्पिटल से घर वापस आ गए, मैं पाखी को लेकर दूसरे गाड़ी से आई थी, शायद उन्हें पता था कि अगर मैं उनके हाथ में बच्चे को देखूंगी तो उन्हें ऐसा करने से रोक दूंगी, इसलिए वो और दामाद जी दूसरी गाड़ी से आ गए। जब हम घर पहुंचे तो मैं पाखी को संभाल रही थी और उसे धीरे से सहारा देकर घर के अंदर लेकर आए और उसे उसके बेडरूम में के जाकर बेड पर बैठा दिया। उतने में ही पाखी ने पूछा मम्मी मेरा बच्चा है। उसकी बात सुन विधा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले, क्योंकि उसका बच्चा तो मर चुका है। विद्या जी कुछ कहती उतने में मिस्टर देसाई वहां आ गए और कहा मेरी प्रिंसेस ये देखो तुम्हारा बेबी अपने नानू के पास है। देसाई को उस बच्चे को देख घिना रही थी, भले भी वो राम से उसका बच्चा छीन के ले आया हो अपनी बेटी के लिए, पर था तो वो राम का ही बेटा, फिर भी झूठी हंसी के साथ कहता है तुम अपने बेबी को देखना चाहती हो क्या? जिस पर पाखी कहती है हाँ डैड मैं देखना चाहती हूँ। बच्चे वाली बात सुनकर विधा जी का चेहरा कला पड़ चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर देसाई किसके बच्चे को उठाकर ले आए हैं। मिस्टर देसाई उस बच्चे को अंदर की ओर लेकर उसे पाले में सुला देते हैं और कहते हैं बेटा तुम आराम करो, मुझे तुम्हारी माँ से कुछ जरूरी बात करनी है। और इतना कहकर वो विधा जी का हाथ पकड़कर उन्हें खींचते हुए बाहर ले जाते हैं। मिस्टर देसाई के इस रवैये से पाखी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मानो उसे ये सब देखने को आफत है, इसलिए पाखी कोई रिएक्ट नहीं करती और अपने पास पाले में पड़े बच्चे को देखती रहती है। कमरे के बाहर मिस्टर देसाई विधा जी से सोफे में पटक देते हैं। अचानक हुए इस हादसे से विधा जी संभल नहीं पाती और सोफे का कोर उसके सिर पर जा लगता है, जिससे असजाग से खून निकलने लगता है। पर इससे मिस्टर देसाई को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उनकी बाह को पकड़कर अपनी ओर घुमाते हैं और कहते हैं आजकल बहुत जुबान चलने लगी है न तेरी, लगता है अब तुझे सीधा करना पड़ेगा। हाँ हाँ कर लो सितम, तुम्हें जितने करने हैं। आज तक तुमने कौन सा मेरे साथ अच्छा सलूक किया है? हमेशा मुझे दर्द के अलावा आखिर दिया ही क्या है आपने मुझे? हाँ आपने मेरे साथ जो किया सो किया, अब आपने अपनी हदें पार कर दी, आप किसी का भी बच्चा उठाकर ले आए, आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? क्या आपने थोड़ी सी शर्म बच्ची है? तभी एक जोरदार थप्पड़ की आवाज उस होल में गूंज उठती है। बस बहुत हो गया तेरा, तुम्हें पता है ना जो मेरी बेइज्जती करता है उसका मैं क्या करता हूँ। उसके बोलने के लहजे से ही विधा जी को कुछ समझ आने लगता है। अपने दर्द को एक साइड रखकर विधा जी कहती है मतलब वो हाँ बिल्कुल वो उस कामीने राम का बेटा है, हाँ बिल्कुल वो राम का बेटा है, अब उसे समझ आएगा कि मुझसे बदला लेने का अंजाम क्या होता है। विधा जी मिस्टर देसाई के कॉलर को पकड़कर चीखते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक माँ से उसके बच्चे को छीनते हुए? अपने कॉलर में विधा जी का हाथ महसूस कर मिस्टर देसाई तिलमिला मिला उठे और उन्हें अपने से दूर धकेल कर एक और थप्पड़ जड़ दिया। इस बार थप्पड़ काफी जोरदार था, जिससे विधा जी के होठ के किनारे से खून आने लगा। मिस्टर देसाई ने गुस्से से कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे धमका रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी चर्बी ज्यादा बढ़ गई है, आज तो मैं इसे उतार कर रहूंगा। जिस पर विधा जी व्यंग्य से हंसते हुए कहती है हाँ कर लीजिए आप अपने साइड, पूरे वैसे भी आपकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इतना कहकर मिस्टर देसाई बेल्ट निकलता है और विधा जी को मारने लगता है। होल में सभी नौकर इस तमाशे को देख रहे थे, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। पारू का मन कर रहा था कि जाके उसे रोक, पर उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं पाए, वो बस अपनी नाम आंखों से विधा जी को मार खाते देख सकती थी। अब तक विधा जी की हालत काफी खराब हो चुकी थी, वो बिल्कुल बेजान सी जमीन पर पड़ी थी, फिर भी मिस्टर देसाई उसे मारे जा रहा था। लगभग करीब 2 घंटे बाद जब मिस्टर देसाई थक गए तो उन्होंने बेल्ट को वहीं पटक कर उसके बाल से खींचते हुए उसे एक रूम में ले जाकर बंद कर दिया और सभी नौकरों से कहा खबरदार जो किसी ने इस रूम की ओर कदम भी बढ़ाया तो और उसे खाना देने की कोशिश भी की तो वरना मैं तुम लोगों का भी वही हाल करूंगा जो मैंने इसका किया है। मिस्टर देसाई की बात सुन सभी नौकर डर गए, क्योंकि अभी थोड़ी पहले जो हुआ वो उन्हें अच्छे से याद था। मिस्टर देसाई उनको यूं खड़े देख बोले अब क्या यही रहोगे, जाओ अपने अपने काम में लग जाओ। सभी नौकर वहां से चले गए और अपने अपने काम करने लगे। तभी उन्हें पाखी के रूम से कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। मिस्टर देसाई उसके रूम की ओर जल्दी से चले गए, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी बहुत प्यारी थी और वो उसके लिए कुछ भी कर सकते थे। जैसे ही वे रूम में पहुंचे उन्होंने देखा कि पाखी एक नौकर पर जिसका नाम फूलमती था उस पर बरस रही है। मिस्टर देसाई ने पूछा क्या हुआ बेटा, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? जिस पर पाखी कहती है पापा देखिए ने नौकर अपने गंदे हाथों से मेरे बच्चे को छू रही थी। मिस्टर देसाई को तो पहले से ही वो बच्चा पसंद नहीं था, लेकिन अब वो उसकी बेटी का बच्चा था और अगर उसकी बेटी को किसी का छूना पसंद नहीं था तो वो और कर ही क्या सकता था। वो उस नौकर को गुस्से से घूर रहा था जो अपना सिर नीचे किए हुए थी। पाखी कहती है पापा क्या आप इसे छोड़ दोगे? नहीं बेटा इसे इसकी सजा जरूर मिलेगी, तुम चिंता मत करो। इतना कहकर वो फूलमती को कमरे से घसीटकर किचन की ओर ले जाते हैं। इस बीच फूलमती पूरी तरह डरी हुई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये पल भर में क्या हो गया। वो बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके बोली सर मैं अभी नहीं आई हूँ सर, मुझे पता नहीं था कि मैडम के बच्चे को छूना नहीं है। जिस पर मिस्टर देसाई बीच में ही रुक कर कहते हैं ओह अच्छा तो तुम नहीं आए हो। वे दोनों होल में पहुंच चुके थे। जी सर। अच्छा अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो, और उसे लस्त भरी नजरों से देखने लगता है। फूलमती को बहुत घिन महसूस हो रही थी मिस्टर देसाई के यूं कहने से। उसने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की और कहा सर मुझे छोड़ दीजिए, मैं वैसी लड़की नहीं हूं सर। अरे सब यही कहते हैं पर बाद में आदत हो। चाटक एक जोरदार आवाज होल में गूंजती है, जिसे सुन सभी नौकर फूलमती को दया की भावना से देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। अब मिस्टर देसाई का पारा हाई को गया था, वो उसे उसके बाल से पकड़ते हुए घसीटते हुए किचन की ओर ले जाते हैं और गैस में चढ़ाए गर्म पानी में उसका हाथ डाल देते हैं। एक जोरदार चीख किचन से सुनाई देती है जो किसी का भी दिल दहला देती। देसाई उसे यूं ही जमीन में पटक कर बाहर आ जाते हैं और कहते अगर किसी ने उसकी मदद की तो उसका भी यही हाल होगा। और एक बात, मेरी बेटी के बच्चे की ओर जाने की हिम्मत भी मत करना, समझ आई बात? और गुस्से से कहा अब जाओ सब काम चोर कही के अपना काम करो। आइस उनकी बात सुनकर गुस्से से उबल रही थी। उसने विद्या जी से कहा आंटी प्लीज क्या आप मुझे बता सकती है कि वो पेपर कहाँ है जिस पर उसने राम का साइन करवाया था? जिस पर विद्या जी कहती है वो उनके कमरे में एक सिल्वर कलर के कबर्ड में होगा, वो अपने सारे जरूरी कागजात उसी में रखते हैं। बेटी तुम्हें जल्दी करना चाहिए वरना अगर वो गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाती हूँ और वापस जल्द ही लौटूंगी। वो जल्दी से ऊपर की ओर जाती है और मिस्टर देसाई के कमरे में उसे वो कबर्ड मिल जाता है, पर जब वो देखती है कि उस पर पासवर्ड लगा हुआ है, जिसे देख आइस एक पल के लिए कंफ्यूज्ड हो जाती है और तुरंत मैक को कॉल करती है। मैक एक हैकर है जो कोई भी काम चुटकी में खत्म कर देता है। मैक आइस को पसंद करता है पर कभी अपने प्यार का जिक्र नहीं किया। हेलो मैक। हाँ आइस बोलो। देखो मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर रही हूँ और तुम्हें एक पासवर्ड को खोलना है, ठीक है? जिस पर मैक ओके कहता है। आइस जल्द से वीडियो कॉल इन करके मैक को दिखाती है।
मैक कुछ ज्यादा न पूछते हुए जल्दी से सिस्टम हैक कर लेता है और कुछ ही मिनट में लॉक खुल जाता है। आइस कहती है थैंक यू मैक, मिया तुमसे बाद में बात करती हूँ, इतना कहकर तुरंत कॉल कट कर देती है और जल्दी से पेपर को खोजने लगती हो। उसे तुरंत वो पेपर्स मिल जाते हैं और साथ ही कुछ ऐसा जिसे देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो यूएस फाइल को भी अपनी साथ ले जाती है। आइस जल्दी से विद्या जी के पास आती है और उनसे कहती है आंटी देखिए आप मेरी बात सुनिए, आपको मेरे साथ जाना होगा, आप माना नहीं कर सकती प्लीज। विद्या जी कुछ कहती उससे पहले ही आइस ने उन्हें उठाकर बाहर ले जाने लगती है। विद्या जी कहती है नहीं बेटा, अगर मैं चली गई तो मेरी बेटी का ध्यान कौन रखेगा, वो आपकी बेटी नहीं है और एक बात आप चुपचाप मेरे साथ चल रही है। उनकी बात को सुनकर पारू भी कहती है मैडम आपको उनके साथ चले जाना चाहिए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। उसकी बात सुन आइस को भी थोड़ा रिलीफ मिलता है और वो तुरंत विद्या जी बिना किसी की नजर में आए बाहर ले जाती है। वहाँ एक गाड़ी पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। आइस उन्हें गाड़ी में बैठाती है और जल्दी से अंदर की ओर जाती है और बच्चे को भी लेकर आती है। आइस पारू को अपना कॉन्टैक्ट नंबर देती है और कहती है यहाँ के बारे में मुझे सारी जानकारी देते रहना। पारू ठीक है, अब आप जल्दी से जाइए। जल्द ही वो कार वहां से सीधे हॉस्पिटल की ओर निकल जाती है। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर जल्दी से बाहर आते हैं, उन्हें पहले से इन्फॉर्म कर दिया गया था एक इमरजेंसी पेशेंट आने वाला है। वे लोग जल्द ही विद्या जी को ले जाते हैं और आइस बच्चे को लेकर आरती के वार्ड की ओर चली जाती है। आरती के वार्ड में पहुंचकर वो उसके बच्चे के आरती के बगल में रख वहां से तुरंत निकल जाती है। फ्लैशबैक एंड लक्ष्य की पूरी बात सुन रोहन हैरान था और वो आगे पूछता है अब क्या बच्चा और उसकी मां ठीक है और डीसी का क्या। लक्ष्य कहता है आरती को अभी तक होश नहीं आया है और रही बात देसाई की तो तुम्हें आगे पता चल हो जाएगा। पर इससे आगे वो कुछ कहता किसी का मैसेज लक्ष्य के फोन पर आता है, जिससे देख लक्ष्य थ्री स्माइल किए फोन को देखता है। आखिर किसका मैसेज आया लक्ष्य को और अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरी नोवेल के साथ। आदि का रूम। आदि अपनी मम्मा को तो अपने साथ ले आया था। अदिति आदि को लोरी सुनाते सुनाते सो चुकी थी पर आदि अभी भी जगा हुआ था, क्योंकि हमारे छोटू शैतान के मन में कुछ और ही चल रहा था। आदि सोचता है और यार मैं मम्मा को तो ले आया पर डैडी क्यों नहीं आए, मुझे लगा वे भी आ जाएंगे। जो भी हो मैं अपने मम्मा और डैडी को एक साथ लाऊंगा और किसी को उन्हें अलग नहीं करने दूंगा। आदि ये सब सोचते वक्त काफी सीरियस लग रहा था और क्यूट भी। और उधर स्टडी रूम में लक्ष्य और रोहन कुछ इंपोर्टेंट बात करते हैं और कुछ देर बाद रोहन अपने घर के लिए निकल जाता है। उनके सामने दिनों दिन मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। अचानक से ही बहुत कुछ हो रहा था जिसे रोहन समझ नहीं पा रहा था। पहले तो उसे अदिति की सच्चाई पता लगानी थी कि वो झूठ बोल रही है या सच, क्योंकि वो किसी भी हालत में लक्ष्य को और आदि को दोबारा दुखी होते नहीं देख सकता। फिर इसके लिए उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े वो करेगा। रोहन अपने ही उधेड़बुन में था कि तभी उसे लक्ष्य ने कहा कल सुबह रेडी रहना, कल हमें बहुत इंपोर्टेंट काम करना है। ओके भाई, इतना कहकर रोहन वहां से निकलकर अपनी कार में बैठकर अपने बंगले की आप निकल जाता है। लक्ष्य अभी भी स्टडी रूम में था। वो यही सोच रहा था कि वो अदिति के पास जाए या अपने रूम में जाए, क्योंकि उसका मन अब अकेले नहीं लग रहा था। अकेले उसका बेटा और उसकी पत्नी अब दोनों साथ थे और वो बेचारा अकेला था। काफी देर बाद अपने दिमाग से लड़ने के बाद वो फैसला करता है कि वो अपने बेटे के रूम में जाएगा। लक्ष्य पहले अपने रूम जाता है और वॉशरूम में घुसकर जल्दी से फ्रेश होकर अपने कैजुअल कपड़े पहन लेता है और जल्दी से नीचे को ओर चला जाता है। कुछ देर बाद लक्ष्य आदि के रूम के बाहर खड़ा था पर अंदर नहीं जा रहा था। लक्ष्य अपने मन में लक्ष्य तू इतनी दूर आ तो गया, अब आगे भी बढ़, आखिर तू डर क्यों रहा है, तू तो कई बार अपने बेटे के रूम में आ चुका है, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तू घुस जा अंदर और सुबह होने से पहले ही निकल जाना रूम से। ये कहकर लक्ष्य खुद को तसल्ली से रहा था। लक्ष्य चुपके से आदि के रूम का डोर खोलता है और धीरे धीरे अंदर जाने लगता है। आदि तो कब का से चुका था अपने मम्मी पापा को मिलाने के बारे में सोचते सोचते। लक्ष्य को खुद की करतूत पर हंसी भी आ रही था। अगर कोई उसे यूं चुपके से अपने ही बेटे के रूम में घुसता देखता तो पक्का वही हंस हंसकर लोटपोट हो जाता। लक्ष्य डोर को अच्छे से बंद कर आदि के बगल में लेट जाता है। पहले तो लक्ष्य को बहुत अजीब लग रहा था और वो वहां से चले जाना चाहता था, पर जब उसने अदिति का प्यार सा सोता हुआ चेहरा देखा तो उसका मन नहीं किया वहां से जाने का। लक्ष्य अदिति को देखते देखते यूं ही सो गया। अगली सुबह आदि का रूम। करीब 6 बजे लक्ष्य अदिति को अपनी बाहों में सो रहा था, जिसका एहसास दोनों को नहीं था, पर दोनों एक दूसरे के बाहों में सुकून से सो रहे थे। आदि आज जल्दी उठ चुका था। जब वह उठा तब उसने देखा कि उसके पापा उसके रूम में है, जिसे देख आदि को बहुत अच्छा लगा और वो उठकर वहां से बाहर चला गया। वो अपने मम्मी पापा को कुछ देर अकेले रहने देना चाहता था। जब से आदि कुछ बड़ा हुआ है उसने कभी भी अपने मम्मी पापा को एक साथ नहीं देखा था। जब उसने देखा दोनों अलग ही रहते थे या फिर उसकी मम्मी उसके पापा से लड़ते रहती थी, पर अब चीज अलग हो गई थी। आदि बाहर हॉल में आ चुका था, इधर उधर घूम रहा था। सूरज की रोशनी जब लक्ष्य की आंखों पर पड़ी तब जाकर लक्ष्य को आंखें धीरे धीरे खुली। इस समय लक्ष्य के बाल पूरी तरह से बिखर चुके थे और वो काफी चार्मिंग लग रहा था। लक्ष्य अपनी इन अदाओं से किसी भी लड़की का दिल जीत सकता था। सारी की सारी लड़कियां उसी यूं ही फिदा हो जाती थी, पर लक्ष्य बहुत गुस्सैल और एरोगेंट था। वो किसी को भी अपने आसपास भटकने नहीं देता था। अब लक्ष्य की आंखें पूरी तरह खुल चुकी थी और अपनी बाहों में सो रही उस सुंदर सी अप्सरा को निहारने में लगा था। लक्ष्य थोड़ा झुककर अदिति के होठों पर एक लाइट किस करता है। उसका मन तो नहीं रहा उसे छोड़कर जाने का, पर फिलहाल तो वो कुछ कर भी नहीं सकता था। लक्ष्य अदिति के उठने से पहले ही अपने रूम में चला जाता है फ्रेश होने। इस बीच उसने ध्यान ही नहीं दिया कि आदि आखिर कहाँ है। आज लक्ष्य काफी फ्रेश फील कर रहा था और अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। उसने एक व्हाइट शर्ट और ब्लैक जींस पहन रखा था और एक ब्लैक जैकेट करी किया हुआ था और अपने बाल को सेट करता है। आज लक्ष्य कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था। अगर अदिति उसे यूं देखती तो बस देखती ही रह जाती। लक्ष्य जल्दी से बाहर की ओर निकल जाता है। जब वह सीढ़ियों पर था तब उसे आदि दिखाई देता है, जो सोफे पर सो रहा था और सभी नौकर आदि को देख रहे थे। लक्ष्य जल्दी ही नीचे पहुंचकर आदि को गोद में लेता है और उसे देखते हुए कहता है अच्छा तो आदि अपने रूम मुझे इसलिए नहीं दिखाई दिए क्योंकि जनाब अपने पापा को मम्मी के साथ सोता देखकर बाहर चले आए। लक्ष्य को अपने बेटे पर बहुत प्यार सा रहा था। लक्ष्य आदि को उसके रूम में जाता है जहां अदिति अभी भी सो रही थी। लक्ष्य आदि को अदिति के बगल में लेटा कर उसके माथे पर किसकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। एक बड़े से मीटिंग हॉल में सभी बोर्ड मेंबर इकट्ठा हो रखे थे और कुछ एम्प्लॉय भी उनमें शामिल थे। सभी की सांसें थमी हुई थी। उस रूम में किसी के सांस लेने तक की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। कमरा इतना शांत था कि एक सुई की भी गिरने की आवाज सुनाई दे जाती। लक्ष्य एक बड़े से चेयर पर बैठकर सबको भूल रहा था और उसके बगल में रोहन खड़ा था। लक्ष्य अपनी ठंडी निगाहें सब पर डालते हुए उनसे कहता है आप लोग अपनी सफाई नहीं देना चाहेंगे। सभी की सांसें अब ऊपर से नीचे हो रही थी। उन्हें पता था कि लक्ष्य किस बारे में बात करना चाह रहा है।
लक्ष्य गुस्से से अपने हाथ टेबल पर मरते हुए कहता है, मैंने कहा जल्दी शुरू करो, अगर मैंने कहना शुरू किया तो तुम सबको मैं इस दुनिया से ही उठवा दूंगा। सभी बहुत ज्यादा डर गए थे लक्ष्य की बात को सुनकर, क्योंकि उन्हें पता था लक्ष्य जो कहता है वो करता भी है। तभी एक मेंबर जिसका नाम मनीष था अपने खुद को नॉर्मल कर कहता है, बॉस हमें नहीं पता कि ये कंपनी की फाइल और हमारे नए प्रोजेक्ट को किसने राइवल कंपनी तक पहुंचाया, पर हम इसका पता जल्द से जल्द लगा लेंगे, हमें एक और मौका दे दीजिए बॉस। लक्ष्य सार्केस्टिकली हंसते हुए कहता है, ओह तो तुम्हें मौका चाहिए। रूम में एसी का टेम्परेचर लो था, पर लक्ष्य के यूं हंसने से सभी कांप रहे थे। तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग मुझे बेवकूफ बना सकते हो? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। जिसने ये किया है उसे आज सबके सामने सजा दी जाएगी। लक्ष्य एविल स्माइल किए कहता है, मिस्टर देव को यहाँ सबके सामने लाया जाए और वन ऑफ द बेस्ट मिस्टर देसाई को प्लेस पेश किया जाए सभी की नजरें अब। एंट्रेंस पर भी जहां से देसाई और देव को लाया जा रहा था, उन दोनों की हालत खराब हो रखी थी, क्योंकि उनके सामने वर्ल्ड का किंग जो बैठा था। उन दोनों को बॉडीगार्ड ने लक्ष्य के सामने फेंक दिया। लक्ष्य गुस्से से सबकी ओर देखने लगते हैं और कहते हैं, मुझे अपने काम में गद्दारी बिल्कुल पसंद नहीं, जो लोग मेरे काम को बिगाड़ देते हैं उन्हें है। ये कहकर लक्ष्य अपने पॉकेट से गन को निकालकर देव के हाथ में पॉइंट कर देता है। सभी एम्प्लॉय और भी ज्यादा डर जाते हैं और देव अपने हाथों को पकड़कर दर्द से चिल्ला रहा था। लक्ष्य मिस्टर देसाई की ओर देखते हुए कहते हैं, और तुम्हें बहुत शौक है ना दूसरे के बच्चे पर अपना हक जमाने का, चलो एक बार के लिए तो मैं तुम्हें मेरी कंपनी की फाइल लेने के लिए भी छोड़ देता, जिससे तुम अपनी कंपनी का प्रॉफिट भी कमा लेते, पर तुम्हें तो किसी और चीज तलब लगी थी। तुम्हें बहुत शौक है ना दूसरों की चीजों पर अपनी नजरें गड़ाने का। और इतना कहकर उसकी ओर गन को पॉइंट करता है। मिस्टर देसाई जो हैरान था कि आखिर उसे पता कैसे चला उसे पर्सनल बातों के बारे में, तभी उसे आइस का ध्यान आता है और उसे सब अच्छे से पता चल जाता है कि आइस लक्ष्य के लिए काम करती है और उसी को कहने पर वो उसके घर आई थी। मिस्टर देसाई का ये सोच ठंडा पसीना बह रहा था, क्या उसका क्या होगा। मिस्टर देसाई एक आखिरी कोशिश करते हुए कहा है, सर मुझे छोटे सर, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। एक जोरदार चीख दोबारा से उस रूम में सुनाई देती है, जो सबका दिल दहलाने के लिए काफी था। नो आर्ग्यूमेंट, क्योंकि ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि यह पर बैठे सभी के लिए एक अच्छा सबक है। और अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखकर कहता है, इसका ऐसा हाल करना कि खुद न पहचान पाए, और इस कचरे को देव की ओर इशारा करते हुए कहता है, इसे ऐसी जगह भेजना जहां से ये कभी वापस ना पाए, समझ आए मेरी बात। सभी बॉडीगार्ड कहते हैं, येस बॉस। देव और मिस्टर देसाई बस चिल्लाते रह जाते हैं, पर अफसोस कि उनकी सुनने वाला वहां कोई नहीं था। लक्ष्य सभी की ओर घूरकर देखता है और कहता है, अगर किसी ने इस बात को बाहर निकाल तो उसका भी यही हाल होगा जो अभी अभी हुआ था। लक्ष्य को अपने इन छोटे मोटे नुकसान से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर उन्हें सबका सिखाना भी जरूरी था, इसलिए लक्ष्य ने खुद ही स्टैंड लिया। अब जाकर रोहन को सारी बात समझ में आई कि लक्ष्य करना क्या चाहता था। रोहन मन ही मन लक्ष्य की तारीफ कर रहा था। लक्ष्य सभी से कहता है, आप लोग अब जा सकते हैं, पर ध्यान रहे लक्ष्य से सिंघानिया से दुश्मनी आप लोगों को भारी न पड़ जाए। सभी पल भर में ही मीटिंग रूम से तुरंत गायब हो जाते हैं। लक्ष्य अपने गन को अपने पॉकेट में डाल अपने सिर को चेयर पर टिकाकर खुद को शांत कर रहा था। वही सिंघानिया मेंशन। अदिति आज थोड़ा लेट से उठी थी और आदि भी उसी के साथ अभी भी सो रहा था। अदिति जब देखती है दोपहर होने वाला है और वो अभी तक सो रही है, तो वो जल्दी से उठ जाती है और आदि को भी उठाती है। बेटा देखो उठ जाओ, अब दोपहर हो गई। आदि कसमसाते हुए उठकर बैठ जाता है। आज पहली बार आदि इतना लेट उठा था। अदिति परेशान होते हुए कहती है, अरे मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ, आज आदि को भी मेरी वजह से लेट उठना पड़ा, आखिर बच्चा ही तो है, जैसे बड़े करेंगे ये भी तो वैसा ही करेगा ना। ओफो पता नहीं लक्ष्य जी नाश्ता किया भी कि नहीं, सारी गलती मेरी है। इतना कहते ही अदिति की आंखें नम हो चली थी। आदि अपनी माँ के नम आंखों को देख कहता है, मम्मा आप रो रहे हो। जिस पर अदिति कहती है, नहीं बेटा वो बस मम्मा की आंखों में कुछ चला गया था, मम्मा रो नहीं रही बेटा। चलो अब उठ जाओ, आज आप और मैं जल्दी से एक साथ फ्रेश हो जाते हैं, फिर मैं आपके लिए अच्छा सा नाश्ता तैयार करती हूँ, ठीक है। आदि खुश होकर कहता है, ओके मम्मा। अदिति आदि को लेकर वॉशरूम जाती है और कुछ देर बाद दोनों फ्रेश होकर बाहर आते हैं। अदिति आदि को तैयार कर खुद भी रेडी होती है और फिर आदि को लेकर डाइनिंग हॉल में ले जाती है। सभी नौकर उन्हें ग्रीट करते हैं, जिससे अदिति को थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि उसे अभी भी इन सब की आदत नहीं हुई थी। अदिति किचन में जाकर आदि के लिए नाश्ता रेडी करती है और बाहर आ जाती है और नौकर से पूछती है, क्या लक्ष्य ने नाश्ता किया था, जिस पर नौकर कहता है, नहीं मैडम आज वे जल्द ही निकल गए थे। ये सुन अदिति थोड़ी परेशान हो जाती है। अदिति परेशानी में इधर से उधर देख रही थी। आदि का ध्यान अभी तक अपनी मम्मा की ओर नहीं गया था, वो अपनी मम्मा द्वारा बनाए हुए स्नैक्स को एंजॉय कर रहा था। आज आदि भी लेट से उठा था, जिस कारण वो आज अपने किंडरगार्टन नहीं गया था। आज वो पूरा दिन अपनी मम्मा के साथ रहने वाला था। इस बात से आदि काफी खुश था। तभी आदि की नजर अपनी मम्मा पर पड़ी, जो बहुत परेशान लग रही थी। आदि तुरंत अपनी मम्मा के पास गया, जो किचन के अंदर जा रही थी। आदि कहता है, मम्मा क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हो। अदिति आदि को देखते हुए प्यार से देखते हुए कहती है, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। आदि फिर अब इतना परेशान क्यों हो रहे हो। जिस पर अदिति कहती है, वो बेटा आपके डैड सुबह जल्दी चले गए और उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया, पता नहीं उन्होंने कुछ खाया भी है कि नहीं। अपनी माँ को अपने डैड के लिए परेशान होता देख आदि को थोड़ी सी जेलसी हो रही थी, लेकिन फिर भी वो खुश था। मम्मा आप डैडी से ही क्यों नहीं पूछ लेती कि उन्होंने कुछ खाया भी है नहीं। जिस पर अदिति थोड़ा चौंकते हुए कहती है, क्या क्या ऐसा हो सकता है। हाँ मम्मा हम डैड को कॉल कर सकते हैं, लेकिन बेटा आपके डैड अगर कुछ जरूरी काम कर रहे हो और हमने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया तो। जिस पर आदि भी थोड़ा सोचते हुए कहता है, हाँ मम्मा आप ठीक कह रहे हो। इन दोनों की बात को नौकर सुन तो नहीं पा रहे थे, पर उनकी हरकत देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि ये दोनों ही अपने अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ बात कर रहे थे। कभी ये दोनों परेशान दिख रहे थे तो कभी अपने सवाल के जवाब मिल जाने पर खुश हो रहे थे। दोनों माँ बेटा बहुत ज्यादा ही करीब आ गए थे इन कुछ ही दिनों में। आज भी आंटी मारिया नहीं आई थी, वरना ये देखकर वो हैरान हो जाती। तभी आदि कहता है, मम्मा चलो आप भी कुछ खा लो, उसके बाद हम रूम में जाके डैडी को कॉल लगाएंगे। जिस पर अदिति कहती है, नहीं बेटा पहले डैडी फिर मम्मा कुछ खाएगी, एक काम कीजिए आप अपना नाश्ता खत्म कीजिए, उसके बाद हम दोनों साथ में लंच कर लेंगे। ओके ओके मम्मा। और आदि जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करता है और दोनों ऊपर की ओर चले जाते हैं। अदिति को फोन के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि वो थी तो माही ही न, उसे इस टेक्नोलॉजी दुनिया के बारे ज्यादा बातें पता नहीं थी। अदिति अपने बेटे से कहती है, पर बेटा फोन कैसे लगाएं आपके डैड को, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आदि अपनी माँ को देख थोड़ा हैरान था, क्योंकि उसकी माँ फोन को बहुत अजीब तरीके से घूर रही थी, मानो उसने उसे कभी देखा ही न हो। फिर आदि सोचता है शायद उसकी मम्मा का एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए उन्हें ये भी याद नहीं कि फोन को कैसे चलाते हैं।
आदि कहता है सबसे पहले आप फोन को ओपन करो, उसके बाद यहाँ पर एक कॉल करने का ऐप है, आप इसमें जाओ, उसके बाद यहाँ उन सभी का नाम शो होगा जिसे आप कॉल करना चाहते हो। अदिति अपने बेटे की बात ध्यान से सुन रही थी, जो था तो लगभग 4 साल का पर काफी समझदार था। अभी हम डैड को कॉल करेंगे, ओके मम्मा। डैड को कॉल वाली बात सुनकर अदिति को दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर उसने कॉल उठा लिया तो वह क्या कहेगी उससे, अगर उसने कुछ उल्टा पुल्टा कह दिया तो जिस कारण लक्ष्य उससे नाराज हो गया, तो वो बस यही सब सोच रही थी। मम्मा मम्मा आप कहाँ खो गए? आदि अदिति को हिलाते ह्यूट कहता है। अदिति होश में आती, हाँ बेटा मैं अब डैडी को कॉल कर रहा हूँ, ओके। अदिति बस हम कहती है, पर उसे काफी डर लग रहा था। टूट टूट बस 2 ही रिंग गई थी, लक्ष्य ने कॉल उठा लिया और कहा इस बेबी बोलो क्या बात है। जिस पर आदि कहता है डैडी मम्मा आपसे बात करना चाहती है। लक्ष्य जो अपने चेयर पर बैठकर पानी पी रहा था, अचानक से उसे ठसका लगा और वो खांसने लगा। लक्ष्य के खांसने की आवाज सुनकर अदिति तुरंत आदि के हाथ से फोन को लेती हुई कहती है क्या हुआ, आप ठीक तो है ना, आपकी तबीयत खराब है क्या लक्ष्य जी? अदिति बस एक सांस में सब कह गई। अदिति की प्यार भरी बातें सुनकर लक्ष्य तो बस कुछ पल खोसा गया और कुछ बोल भी पा रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था अदिति उसकी इस तरह से फिक्र करेगी। लक्ष्य की फोन पर कोई भी आवाज न आता देख अदिति परेशान होते हुए कहती है बेटा आपके डैड की तबीयत खराब है शायद हमें। इससे आगे वो कुछ कहती। लक्ष्य फोन के दूसरे साइड से कहता है अदिति। अदिति कहती है हम। लक्ष्य की आवाज में भी एक कासिस थी जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले। लक्ष्य कहता है मैं ठीक हूँ, बस अचानक से मुझे खांसी आ गई थी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर अदिति कहती है जी वो मैं कह रही थी कि आपने कुछ खाया अभी, क्योंकि आज आप बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चले गए। आज सच में लक्ष्य ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन उसे अब अपने खाना न खाने पर खुशी हो रही थी। लक्ष्य कहता है वो आज जरूरी मीटिंग थी जिस वजह से मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, पर अभी मैं लंच कर लूंगा, आप तुम चिंता मत करो। तभी उधर से आदि कहता है डैडी मम्मा ने भी लंच नहीं किया है। जिस पर लक्ष्य कहता है तुमने अभी तक लंच नहीं किया है। लक्ष्य को गुस्सा होता देख अदिति कहती है वो बात ऐसी है कि आपके बिना मन नहीं लग रहा था लंच करने का, तो इसलिए। अदिति बस बिना सोचे कि ये बात कह गई और अब उसे शर्मा रही थी। उसकी बात को सुन लक्ष्य कहता है मुझे बस 20 मिनट दो, मैं अभी आ रहा हूँ। इससे पहले कि अदिति कुछ कहती लक्ष्य कॉल कट कर चुका था। हॉस्पिटल में आरती का वार्ड, आरती को होश आ चुका था और वो अपने बेटे को वापस पाकर बहुत खुश थी। राम भी वही था, रामू काका दिल से लक्ष्य का शुक्रिया कर रहे थे। सभी बहुत ज्यादा खुश थे अब, क्योंकि उन्हें उनका बेटा सही सलामत जो मिल गया था। तभी उनके रूम में कोई इंटर करता है, जिसे देख आरती खुश होते हुए कहती है दीदी आप आ गई। ये कोई और नहीं आई थी जो विद्या जी के साथ साथ आरती से भी मिलने आई थी। राम भी उसे देख पहचान जाता है और मुस्कुराते हुए उसका वेलकम करता है। आए सबको हेलो कहती है और राम के बेटे को गोद में कर प्यार करने लगती है। सभी उसे देखकर बस खुश हो रहे थे। आरती आइस से पूछती है दीदी आप यहाँ क्या, कोई काम था आपको? जिस पर आइस कहती है वो बस मैं अपनी माँ, मेरा मतलब है कि माँ समान आंटी से मिलने आई थी। आखिर आइस ने माँ किसे कहा, क्या मतलब था इसके पीछे और उसने अपनी बात को इतनी जल्दी क्यों बदल दिया? लक्ष्य के घर पहुंचने के बाद क्या होगा जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। अदिति कहती है बेटा लगता है तुम्हारे डैड हमसे नाराज है, चलो हम उनके आने से पहले हम उनकी फेवरेट डिश तैयार करते हैं। क्या आपको पता है कि आपके डैड को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? आदि कहता है हम मम्मा आज आप कुछ भी बना दीजिए, क्योंकि डैडी ने भी तो कुछ खाया नहीं है तो उन्हें भूख लग रही होगी, इसलिए वो कुछ भी खा लेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा, आप चिंता मत करो। जिस पर अदिति कहती है अरे वाह मेरा बेटा तो बहुत समझदार है, शायद आप सही कह रहे हो, चलो हम नीचे चलते हैं, आपके डैड आते ही होंगे। हाँ मम्मा चलो चलते हैं। अदिति आदि को अपनी गोदी में उठाकर नीचे की ओर ले जाती है और दोनों नीचे डाइनिंग टेबल की ओर चले जाते हैं। वो दोनों पहुंचे ही थे कि तभी लक्ष्य की कार की आवाज उन्हें सुनाई देती है। अदिति हैरान थी, लक्ष्य इतनी जल्दी कैसे आ गया? उसने तो कहा था कि वो बस 20 मिनट में आ रहा है, पर अभी तो बस 3 मिनट ही हुए हैं। अदिति आदि को टेबल पर बैठाकर डोर की ओर देखती है जिधर से लक्ष्य आ रहा था। अदिति लक्ष्य को देख फ्रिज हो चुकी थी, क्योंकि लक्ष्य बहुत ही ज्यादा हैंडसम जो लग रहा था और अदिति के मन के बैकग्राउंड में ये म्यूजिक चल रहा था। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहा जाए हम तेरी बाहों में मार जाए हम। लक्ष्य धीरे धीरे चलकर अदिति के पास आ रहा था। इस वक्त भी लक्ष्य अपने ऑफिस वाले कपड़े में ही था। अदिति को थोड़ा सा बुरा लगा कि उसकी वजह से लक्ष्य को अपना काम छोड़कर घर आना पड़ा। लक्ष्य अदिति को देखता है जो उसे ही टुकुर टुकुर देख रही थी, जिसे देख लक्ष्य को काफी अच्छा लगता है। लक्ष्य अदिति के पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचकर अपने करीब कर लेता है और उसे होठों को देख उसकी ओर बढ़ने लगता है। वो दोनों किस करने ही वाले थे कि तभी आदि की आवाज अदिति को सुनाई देती है मम्मा मम्मा। तब जाकर अदिति को होश आता है कि वो बस खड़े खड़े ही लक्ष्य और खुद को इमेजिन कर रही है। लक्ष्य तो अभी तक उसके पास पहुंचा ही नहीं था, बस वो उससे कुछ ही कदम की दूरी पर था। अदिति जल्दी से होश में आती है और अपने हाथ में ट्रे लेकर उसमें कांच के ग्लास को रखकर उसमें पानी डालती है। लक्ष्य अब तक आदि और अदिति के करीब पहुंच चुका था। अदिति जल्दी से लक्ष्य की ओर पानी की ट्रे को बढ़ाते हुए कहती है पानी पी लीजिए। लक्ष्य हैरान हो चुका था, उसे काफी अच्छा लग रहा था उसका ये बदला व्यवहार देखकर। लक्ष्य अदिति से कहता है तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की, घर में नौकर है वे सब कर लेंगे। तो जिस पर अदिति कहती है नहीं जी, पति की सेवा पत्नी करती है और आपकी सेवा करना कोई गलत काम नहीं है, तो आप मुझे ये करने से रोक नहीं सकते। लक्ष्य बस अदिति को देखता ही रह जाता है, वो काफी सच्ची लग रही थी ये कहते वक्त। बाकी सभी भी हैरान थे। फिलहाल तो अब ये उनके लिए नॉर्मल होते जाएगा, क्योंकि आगे अदिति ऐसे कई झटके देगी सबको जिससे सब हैरान रह जाएंगे। लक्ष्य कहता है अच्छा चलो ठीक है, अब तुम दोनों को भी भूख लगी होगी ना, चलो सब लंच कर लेते हैं ये सब। लक्ष्य ने पानी का ग्लास लेते हुए कहा था। लक्ष्य जल्दी से पानी पी लेता है, उसे पानी भी बहुत अच्छा लग रहा था, मानो अदिति के हाथ में जादू हो। लक्ष्य पानी पीकर उसे वापस से अदिति को दे देता है और कहता है चलो ठीक है अब आ जाओ तुम। इतना कहकर लक्ष्य आदि के बगल बैठ जाता है। हालांकि वह एक चेयर पर बैठता था, पर अपने बेटा के होते हुए उसे वहां बैठना अच्छा नहीं लगता था। इस लक्ष्य आदि के बगल बैठ जाता है। आदि कहता है मम्मा आप मेरे पास बैठिए ना। अदिति कहती है बेटा पहले पाप के लिए खाना निकाल दूं उसके बाद मैं बैठ जाऊंगी। जिस पर लक्ष्य कहता है बैठ जाओ, तुमने भी कुछ खाया नहीं है अभी तक तो प्लीज। लक्ष्य की बातों में थोड़ी बेरुखी थी जिसे अदिति साफ समझ रही थी। अदिति बस हम कहती है और बैठ जाती है। सर्वेंट्स उनके लिए सभी डिश को लगाते हैं और वो तीनों अपना खाना शुरू करते हैं। लक्ष्य और आदि एक बाइट खाते ही मुंह बना लेते हैं, क्योंकि खाना कल के जैसे अच्छा नहीं बना था। लक्ष्य ने तो अपने एक्सप्रेशन छुपा लिए थे, लेकिन हमारे आदि वो कहते हैं मम्मा
अदिति बेटा बोलो। मम्मा मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा है, ये बहुत गंदा लग रहा है। सैफ तो ये सुनकर डर ही गए कि उनके छोटे मास्टर ये क्या कह रहे हैं, क्या वे उन्हें नौकरी से निकलवाना चाहते हैं। अदिति कहती है बेटा ऐसा नहीं कहते, खाने में हमारे ईष्टदेव रहते हैं और हम उन्हें बुरा नहीं कह सकते, समझे आप। आदि बुझे मन से कहता है लेकिन मम्मा मुझे आपके हाथ का खाना खाना है। आदि बेटा देखो आज शाम को पक्का मम्मा आपके लिए अच्छे अच्छे डिश बनाएगी, इसलिए आप मम्मा के हाथ से ही खा लो। आदि खुश होते हुए कहता है ओके मम्मा, और अपना छोटू सा मुंह खोल देता है। अदिति उसे देखकर स्माइल कर देती है। सारे सैफ थोड़ी राहत की सांस लेते हैं क्योंकि उनकी मैडम ने समझदारी के साथ आदि को चुप करा दिया था। अदिति और आदि ने लक्ष्य को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था, जिससे लक्ष्य को गुस्सा आ रहा था। उसे थोड़ी देर पहले अदिति का केयरिंग साइड याद आ रहा था। तभी उन्हें दरवाजे से किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। हॉस्पिटल में आइस आरती और राम से मिलकर विधा जी के वार्ड की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसका दिल धक धक कर रहा था, पता नहीं क्यों उसे खुशी हो रही थी, ये उसे भी नहीं पता था, बस ये तो उसे अंदर जाके ही पता लगने वाला था। आइस जैसे ही विधा जी के रूम में घुसती है उसे बेड पर लेटी विधा जी दिखती है जो काफी कमजोर लग रही थी, उनका चेहरा भी पीला दिख रहा था। आइस को ये अच्छा नहीं लगता, वो उनके पास जाके उनका हाथ पकड़ लेती है। उसके हाथ पकड़ते ही आइस के आंसू विधा जी के हाथों में गिरते हैं, जिससे विधा जी को धीरे धीरे होश आता है और आइस को देखने लगती है। आइस को रोता देख विधा जी कहती है बेटा तुम रो क्यों रही हो, क्या कुछ हुआ है। नहीं सावित्री जी, आइस ये कहकर रुक जाती ही और विधा जी बस आंखें फाड़े उसे देख रही थी। आखिर आइस ने विधा जी को सावित्री क्यों कहा, आखिर आइस और विधा जी का रिश्ता क्या है। लक्ष्य के घर पर कौन लक्ष्य का नाम चिल्लाते हुए आया, जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी कबीर के साथ। विधा जी कहती है का क्या कहा तुमने, एक बार गिर से कहो। बेटा तुम चुप क्यों हो, कहो ना तुम क्या कह रही थी। पर पार्वती तुम जानती हो मुझे, बोलो ना तुम चुप क्यों हो, बोलो। इतना कहकर विधा जी रोने लगती है। आइस उन्हें संभालते हुए कहती है देखिए आप रोइए मत, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। इतना कहकर डोर की ओर इशारा करती है जहां एक 48 सेल आसपास का आदमी खड़ा था। उसे देखकर विधा जी की आंखों से अब आंसू रुक ही नहीं रहे थे, वो बस इतना ही कहती है वीर। दरवाजे पर खड़ा इंसान भी उसे नाम आंखों से घूर रहा था। वो उसके पास पहुंचकर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर चूमता है और प्यार से कहता है पार्वती तुम ठीक हो ना। मैं भला कैसे ठीक हो सकती थी जी, आपके बिना पर आपको तो उसने मार नहीं, मैं बच गया था और हमारा बच्चा भी, मैं तुम्हें उसके चंगुल से छुड़ाने गया भी था पर उसने तुम्हें मारने की धमकी दी थी, इसलिए मैं कुछ कर पा रहा था। पर अब देखो उसके पाप का घड़ा भर गया है और वो नर्क की आग में तड़पेगा। विधा जी उर्फ पार्वती जी अभी भी रोए जा रही थी। आप मुझे मत छुओ क्योंकि मैं उसके पास थी और उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, पर मैंने उसे खुद को छूने नहीं दिया, इसलिए आज तक वो मुझे इतने जख्म देते आ रहा है। वीर उन्हें गले लगाते हुए कहता है अब कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे पास और सब कुछ ठीक होगा, हम पहले की तरह ही हंसी खुशी जाएंगे जैसे पहले थे। पार्वती जी आपने कहा कि हमारी बेटी भी है, कहा है वो, बताए ना कहा है वो। शांत शांत वो यही है तुम्हारे पास, जिस पर पार्वती जी न समझी में कहती है यही है कि तभी उनका ध्यान आइस की ओर जाता है जो उन दोनों को प्यार से देख रही थी। ये हमारी बेटी है वीर जी। पर उसने तो नहीं, वो कुछ नहीं कर पाया, भगवान ने हम दोनों को ही बचा लिया, उसे भी पता था कि एक दिन हम जरूर मिलेंगे। पार्वती अपने थरथराते हाथों से आइस के गालों को छूती है जिससे आइस को दुनिया जहां की खुशियां और सुकून महसूस हो रही थी। आइस भी अपने हाथों से उसके हाथ को पकड़कर अपनी नाम आंखों से कहती है माँ। पार्वती जी मेरा बच्चा मुझे माफ कर दो इतने साल तुमसे दूर रहने के लिए। पार्वती जी के आंसू ही नहीं थम रहे थे, वो बस रोए जा रही थी। आइस उनसे कहती है माँ आपको मेरी कसम आप रोइए मत, मैं आपको रोता हुआ नहीं देख सकती और मैं आपसे गुस्सा भी नहीं हूँ क्योंकि पापा ने मुझे बताया था मेरी माँ मेरे आने की खुशी में कितनी ज्यादा खुश थी और दिन भर मुझे प्यार करने के सपने देखती थी। तो क्या आप अब मुझे वैसा ही प्यार दे सकती है माँ जैसा मैंने बचपन में मिस किया। ये कहते वक्त आइस आवाज थोड़ी रुवासू हो जाती है। आइस उनके सीने लगते हुए कहती है माँ पता है बचपन में दूसरों के मोम को देखती थी तो मुझे उनसे बहुत जलन होती थी, वो सब मुझे मेरी माँ के न होने पर चिढ़ाते थे और मुझे परेशान किया करते थे, पर पापा ने हमेशा मुझे समझाया और हमेशा प्रोटेक्ट भी किया। माँ अब आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना। नहीं बेटा मैं कभी नहीं जाऊंगी तुम दोनों को छोड़कर। मैं वहां रहकर भी नहीं थी, उस बेटी को मैंने इतना प्यार किया जिसने मुझे कभी अपनी माँ ही नहीं माना और हमेशा अपने बाप की तरह ही मुझे जलील किया, लेकिन मैंने उसे अपने हाथों से पाला है बेटा, मैं उसे भी अपनी बेटी मानती हूँ पर शायद अब वो मेरा चेहरा भी देखना तक पसंद न करे क्योंकि मैंने उसके पापा को धोखा जो दे दिया है। आइस को थोड़ी सी जलन हो रही थी, पाखी से आइस मुंह फुलाते हुए कहती है माँ आप मेरे हो और मैं आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती, समझिए आप। जिस पर पार्वती जी और वीर दोनों हंस पड़ते हैं। आइस ऐसे ही कुछ देर अपनी माँ के सीने में सर को छुपाए लेती रहती है और पार्वती जी उसके सर को सहलाती है। वीर उन दोनों को पार से देख रहे थे और मन ही मन लक्ष्य का शुक्रिया कर रहे थे। कुछ ही देर में वहां नाश आती है और वो उन्हें बताती है कि आप लोग अब घर जा सकते हैं। वीर डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटी को पूरा करते हैं और वे सभी अपने घर के लिए निकल जाती है। आज उन सबके चेहरे पर एक अलग सी न बाय करने वाली खुशी दिख रही थी। सिंघानिया मैंशन। रोहन हाफता हुआ दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाफने से ही साफ पता चल रहा था कि वो कितनी जल्दी में आया है। रोहन जल्दी से लक्ष्य के पास आते हुए कहता है भाई आप ठीक हो ना। लक्ष्य उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। लक्ष्य कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं बीमार हूँ। रोहन मुंह बनाते हुए कहता है कि आप ऑफिस से पहली बार आज ऐसे घर आ गए जिससे मुझे आपकी फिक्र हो रही थी कि कहीं आपको कुछ हो तो नहीं गया। देखिए मुझे आपकी कितनी चिंता है, तभी तो मैं आपके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। आदि रोहन को घूरते हुए कहता है चाचू आपको मेरे डैड की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं और मेरी मम्मा ही काफी है। रोहन तो बस आदि को देखता है रह गया। ये छोटू आजकल मुझे खा जाने वाली आंखों से क्यों घूरता रहता है, भगवान मुझे बचा ले। इन दोनों बाप बेटे से पहले तो लक्ष्य ही घूरा करता था पर इन छोटे उस्ताद ने भी शुरू कर दिया। अदिति रोहन से कहती है देखिए आप थक गए होंगे, आप बैठिए मैं आपके लिए भी खाना लगाती हूँ। लक्ष्य कहने वाला था कि कोई जरूरत नहीं कि तभी उसकी नजर आदि से मिलती है जो उसे शांत रहने का कह रहा था, जिस पर लक्ष्य के फेस पर विनिक स्माइल आ जाती है। रोहन कहता है थैंक यू भाभी, एक आप ही जो मुझे समझती है वरना ये दो। लक्ष्य उसकी बातों को बीच में काटते हुए कहता है तुम्हें खाना है तो खाओ वरना जाओ। आदि भी कहता है राइट डैड, जिसे सुन रोहन बुरा सा मुंह बना लेता है और बैठ जाता है। अदिति उसे खाना सर्व करने जाती उससे पहले ही लक्ष्य कहता है तुम बैठो सर्वेंट्स कर लेंगे, जिस पर अदिति कुछ नहीं कहती और आदि के बगल बैठ जाती है। सर्वेंट्स रोहन के लिए खाना लगाते हैं जिसे जैसे ही रोहन खाता है और बुरा सा मुंह बनाते हुए कहता है ये आज खाना इतना बेकार क्यों लग रहा है भाभी, क्या आपने आज खाना नहीं बनाया है।
अदिति कहती है हम वो। आदि बीच में कहता है चाचू आपको मैनर्स नहीं है, आप खाने कुछ ही नहीं बोल सकते क्योंकि खाने में हमारे ईश देव रहते हैं, समझे आप। इस बार तो अदिति भी हैरान हो जाती है उसके बेटे को देखकर। और लक्ष्य मन ही मन हंस रहा था। रोहन बुरा समूह बनाते हुए कहता है ओए छोटू बंदर मुझे पता है, समझे। अपने लिए छोटू बंदर नाम सुनकर आदि गुस्सा होते हुए कहता है और आप छिपकली हो, दिन भर मेरे डैड से चिपके रहते हो। अरे अरे शांत, अदिति बीच में आते हुए कहती है आप बुरा मत मानिए, आप अपना लंच खत्म कीजिए। ऐसे ही आज इन सब दिन निकल जाता है। आज लक्ष्य ऑफिस नहीं जाता है, घर पर ही रहकर काम करता है। रोहन तो कब का चला गया था क्योंकि उसे आदि बुरी तरह घूर रहा था, जिस कारण से रोहन बहाना बनाकर वहां से सीधे ऑफिस चला गया था। और उधर कोई था जो उन सब पर नजरें रखे हुए था। इस बीच अदिति को एहसास तक नहीं हुआ कि उसे मन की बातें सुनाई नहीं दे रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या कारण है, आइस पीछे बने रहिए मेरे यानी कबीर के साथ। शाम का वक्त, सिंघानिया मेंशन। आदि अपनी मां के साथ और लक्ष्य अपने स्टडी रूम में था। कोई था जो अभी उन पर नजरें गड़ाए हुए था और उनकी इन्फॉर्मेशन को किसी को दे रहा था। वो आदमी बोलता है जी मैडम, यहाँ पर ये सब बहुत खुश है और आज तो बड़े शाह भी अदिति मैडम के एक बार बुलाने पर ही आ गए और वे घर पर ही अपना काम कर रहे हैं। तभी उधर से गुस्से से आवाज आती है देखो तुम्हें मैंने वहां जिस काम के लिए भेजा है वो करो, उन्हें खुश रहने मत दो, समझे। तुम्हें उस अदिति की याददाश्त को वापस लाना है ताकि हमारा काम जल्दी हो सके, समझे। आदमी कहता है जी जी मैडम हो जाएगा। वो औरत कहती है हम ठीक है और बच के रहना, तुम्हारा भांडा फूटना नहीं चाहिए। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। ये बिरजू था जो पाली को अदिति की खबर दे रहा था। बिरजू मन में कहता है मालकिन हमने तो उस अदिति को मार दिया था पर हम समझ नहीं पा रहे हैं ये जिंदा कैसे हो गई। जो भी हमें पता तो लगाना पड़ेगा, उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते। स्टडी रूम। लक्ष्य अपना काम कर रहा था तभी उसके डोर कोई नॉक करता है। लक्ष्य कहता है कम इन। लक्ष्य बिना देखे ही बोलता है क्या बात है आदि, आपको कुछ चाहिए। नो डैड, पर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा आपको क्या बात करनी है। आदि अपने डैड के पास जाता है और उसे गोद में लेने का इशारा करता है। लक्ष्य अपना काम रोककर आदि को प्यार से अपने गोद में उठा लेता है और अपने सामने टेबल पर बैठा देता है और कहता है अब बोलो मेरे स्वीटू को क्या बात करनी है। आदि कहता है डैड क्या आप मम्मा को पसंद नहीं करते हैं। लक्ष्य हैरान होते हुए कहता है और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। डैड मैंने देखा है आप कुछ पल मम्मा के साथ अच्छे से पेश आते हो और कुछ ही पल में उनसे नाराज भी हो जाते हो। जिस पर लक्ष्य कहता है आदि तुम्हें अभी से इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। डैड अगर आप मम्मा के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे तो मैं मम्मा को आपके पास भी आने नहीं दूंगा। लक्ष्य गुस्से में था पर वो आदि पर गुस्सा भी नहीं कर सकता था, आखिर वो उसका अपना खून था। लक्ष्य एक गहरी सांस लेता है और कहता है देखो बेटा, जिस तरह से उसने आपके हाथ बर्ताव किया था उसे मैं भूला नहीं पता हूं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि सब ठीक करूं। आदि बीच में कहता है पर डैड आप ही तो कहते हैं ना लोगों को वक्त के साथ सब भूल जाना चाहिए जो आपको तकलीफ देती हो, तो डैड आप भूल उन्हें एक मौका क्यों नहीं देते जिससे सब पहले जैसा हो जाए। और वैसे भी उनकी मेमोरी भी लॉस्ट हो चुकी है, उन्हें कुछ भी याद नहीं, तो क्या हम भी बीती बातों को भुला नहीं सकते क्या डैड। लक्ष्य कहता है तुमने ये सब बातें कहां से सीखी, छोटे से हो पर तुम्हारा दिमाग मुझसे भी तेज चलता है क्यों। आदि कहता है ऑफकोर्स डैड, क्योंकि मैं आपका और मम्मा का बेटा हूं तो हुआ ना मैं इंटेलिजेंट। लक्ष्य उसकी नोच को पिच करते हुए कहता है हाँ हो तुम इंटेलिजेंट, और अपने बेटे को देख मुस्कुराकर कहता है ठीक है मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अगर उसने तुम्हें दोबारा से हर्ट किया तो इस बार मैं उसे माफ नहीं करूंगा। आदि अपने डैड के गले लगते हुए कहता है नो डैड, मम्मा अब बदल चुकी है, अब वो ऐसा नहीं कर सकती, ट्रस्ट मी। लक्ष्य कहता है अच्छा ठीक है अब आप जाओ और हाँ तुम्हें बाहर सोने की कोई जरूरत नहीं है, समझे। जिस पर आदि कहता है डैड मैं तो आपको और मम्मा को पास लाना चाहता था। लक्ष्य उसकी बात सुन कहता है लगता है तुम्हारा मोबाइल और टीवी दोनों ही बंद करवाना पड़ेगा। ओके डैड, फिर मैं मम्मा को अपने रूम ले जाऊंगा और डोर को अंदर से लॉक कर दूंगा, फिर आप देखना। आदि सीधे सीधे लक्ष्य को धमका रहा था, वो भी अपनी क्यूट बातों से। लक्ष्य उसे घूर कर देखता है और कहता चलो मैं ठीक है, मैं भी तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ सुला लेता हूँ और उसके बाद लीव मी डैड, मैं मम्मा के पास जा रहा हूँ, छोड़िए मुझे। और टेबल से जैसे ही कूदने को होता है लक्ष्य उसे पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है आदि आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर आपको कुछ हो जाता तो, और उसे अपने सीने से लगा लेता है। आदि को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहता है सॉरी डैड, मुझे माफ कर दीजिए। और लक्ष्य का चेहरा अपने हाथ में लेते हुए कहता है डैड। लक्ष्य कहता है हम आई लव योर डैड, आई लव योर टू मेरा बच्चा। यहाँ ये दोनों बाप बेटा एक दूसरे को अपना प्यार जता रहे थे तो दूसरी ओर कोई था जो इनकी बर्बादी के बारे में सोच रहा था। मेहराबिला। पाली गुस्से में भड़की हुई थी और इधर से उधर घूम रही थी। अजय उसे यूं गुस्सा देख समझ जाता है कि क्या बात है, लेकिन कुछ कहता नहीं। पाली गुस्से से कहती है सारा खेल हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, इतने सालों की मेहनत को मैं यूं बेकार नहीं जाने दूंगी। अब मुझे उसे बुलाना ही होगा वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। अजय उसकी बातों को सुन कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, अगर वो यहाँ आया तो उसे लक्ष्य मार देगा। जिस पर पाली कहती है मैं उसे ऐसा करने ही नहीं दूंगी, उसके आते ही उसका सबसे पहला निशाना उस बेटा होगा, और एक शैतानी हंसी हंसने लगती है। अजय भी उसे देख कभी डर जाता था, डरे भी क्यों ना, आखिर उसकी पत्नी डायन जो ठहरी। एक सुनसान सड़क पर एक लड़की भागे जा रही थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, वो बस अंधाधुंध भागे जा रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। तभी उसका पूछे करने वाले गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और उसे कार में बैठा कर ले जाते हैं। रात का वक्त। आदि और अदिति को देख रहे थे जो उनके लिए डिनर रेडी कर रही थी। लक्ष्य अपनी बेसब्री को छुपा कर बैठा था पर आदि उससे तो सब्र ही नहीं हो रहा था। वो जोर से कहता है मम्मा। अदिति कहती है हाँ बेटा अभी लाई बस 5 मिनट, मम्मा भूख लगी है। अदिति किचन से निकलते हुए कहती है आ रही हूँ मेरा बच्चा, आ रही हूँ, और जल्दी से सारे डिशेस को लगाने लगती है। डिशेस को देख के ही आदि में मुंह में पानी आ रहा था और वे सभी रात का अपना डिनर खत्म करते हैं। अदिति को किचन में कुछ काम था तो वो वहां चली जाती है। लक्ष्य को किसी का कॉल आया था जिस कारण वह बालकनी की ओर जाते हुए बात कर रहा था। लक्ष्य कहता है ओके ठीक है, तुम डाक होटल पहुंचू जाना, आज वही एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है जिसे तुम अटेंड करोगे। उधर से किसी की बेबसी भरी आवाज आती है ओके भाई, आपने पता तो लगा लिया होगा ये कौन हो सकता है। आदि अपने मम्मी और डैड के साथ सोना चाहता था इसलिए उसने लक्ष्य को मना लिया था। क्या ये आलम नया है, क्या बताऊं हाल, दिल का कुछ तो जरूर होने वाला है। रेड लाइट सिटी एरिया। एक चमचमाते बड़े से बोर्ड पर लिखा था डार्क क्लब। उसी के सामने एक रॉयल्स मर्सिडीज आकर रुकती है और उसमें से एक हैंडसम सा बंदा निकलता है जिसने ब्लैक डेनिम जैकेट, ब्लू शर्ट और ब्लू पेंट पहना हुआ था। उसकी हाइट लगभग 6 फुट थी, उसके पतले होठ बहुत सेक्सी लग रहे थे, उसकी भूरी भूरी आंखें किसी को भी अपना दीवाना बना दे।
वो बड़े अदब के साथ डाक क्लब के अंदर जा रहा था और सभी बॉडीगार्ड उसे प्रोटेक्ट करते हुए अंदर ले जा रहे थे। उसके अंदर कदम रखते ही सभी उसे देख रहे थे। उसकी पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी थी, वो सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। कुछ तो उसे जलन से देख रहे थे तो कुछ उसे अपनी हवसी निगाहों से घूर रहे थे। खासकर की लड़कियां, उनकी नजर तो उस शख्स से हटी नहीं रही थी। वो लड़का सीधे थर्ड फ्लोर की ओर चला जाता है। उसके जाने के रास्ते में एक लड़की अपनी हॉट अदाएं बिखेरते हुए उसके पास जाने लगती है। वो लड़की उसके पास भी पहुंच पाती उससे पहले ही वो लड़का अपने हाथ लिए गन को अपने फेस पर फिराने लगता है, जिससे वो लड़की इतना डर जाती है कि एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाती। ये देख वो सरकास्टिक स्माइल करते हुए वहां से चला जाता है। उसकी स्माइल भी इतनी कातिलाना थी, वहां बैठा हर शख्स डरी हुई आंखों से उसे देख रहा था। वो लड़का लिफ्ट में इंटर करता है, सीधे थर्ड फ्लोर का बटन प्रेस करता है और वही थर्ड फ्लोर में कुछ लोग एक लड़की एक रूम में जाकर बंद कर देते हैं। लड़की कब से चिल्लाए जा रही थी, छोड़ दो मुझे प्लीज, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, ए लड़की चुप, बहुत बोलती है तू, अभी तक तो हमने कुछ किया ही नहीं। ये कहकर शैतानी हंसी हंसने लगते हैं। उनकी हंसी देख लड़की रोते हुए कहती है, प्लीज भैया प्लीज छोड़ दो मुझे वरना। आदमी बोलता है, वरना क्या, वरना क्या, हाँ बोल, ए जल्दी इंजेक्शन लाओ, ये ऐसे शांत नहीं होने वाली है। अगर ये ऐसे ही करती रहेगी तो बॉस हम सबको ही उठवा देंगे, हमें फोकट पैसा थोड़े ही मिलेगा। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, तेरी जिंदगी अब तेरी नहीं, लड़की हमारे बॉस की है और मामा मामी ने कल तुझे उनके हाथों बेच दिया है, तो तू बिंदास रह क्योंकि अब तू हमारे बॉस की रखेल बनकर रहेगी। उसका इतना कहना था कि वो लड़की एक जोरदार चटा उस आदमी के गाल पर दे मारती है। तुझे शर्म नहीं आ रही एक लड़की के साथ ऐसा करते हुए? अरे तेरे घर में भी माँ बहन होगी, अगर उनके साथ भी यही हुआ तो तू क्या करेगा, तमाशा देखेगा क्या? वो आदमी गुस्से से तिलमिलाया हुआ था। शुक्र मना कि बॉस ने तुझे सही सलामत रखने को कहा है, वरना अभी तक तेरी लाश पड़ी रहती यहाँ। ए जल्दी कर, बॉस आते ही होंगे। इतना कहकर वे लड़की को पकड़कर ड्रग का इंजेक्शन लगा देते हैं और उसे वही पटक कर बाहर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वो लड़की उठने की कोशिश कर रही थी पर उठ नहीं पा रही थी। वो जैसे तैसे करके उठ जाती है पर उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं, फिर भी वो हिम्मत करके दरवाजे तक पहुंच जाती है। उधर वो लड़का अपनी मीटिंग खत्म कर अपने रूम की ओर जाता है और सीधे बाथरूम में घुस जाता है। उधर वो लड़की दरवाजे के पास पहुंचकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। उसके 2-3 बार खींचने से ही दरवाजा खुल जाता है, जो उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसकी जान में जान आती है ये देख वो जल्दी से वहां से लड़खड़ाते कदमों से वहां से जाने लगती है और लिफ्ट में घुस जाती है। उसे भी पता नहीं था कि वो कहां जा रही है। लिफ्ट सीधे 3 थर्ड फ्लोर पर जाकर रुकती है। लड़की जैसे तैसे करके के दीवार को पकड़कर खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी और रूम के दरवाजे के पास पहुंच जाती है। जैसे ही वो दरवाजे को संभालने के लिए पकड़ती है, डोर खुला होने की वजह से वो सीधे एकदम के साथ रूम में गिर जाती है। उस फ्लोर पर शायद कोई नहीं था क्योंकि उस फ्लोर को उस शख्स ने पूरा बुक कर लिया था, इसलिए शायद ये सोचकर कि उसके अलावा वहां कोई और नहीं है, डोर को लॉक करना भूल गया था। लड़की जोर से चिल्लाती है, आहे मेरी कमर, ये किस बदतमीज ने मेरे रूम का डोर खोल के रखा है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उस लड़की पर अब नशा हावी होने लगा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। चल सौम्य चल, तू ही बंद कर दे दरवाजा, पता नहीं किस पागल ने ऐसा किया है। ये कहते वक्त उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। इस लड़की का नाम सौम्य है, जिसे इसके मामा और मम्मी ने एक अमीर बूढ़े के हाथों बेच दिया है। इनके बारे में हम आगे जानेंगे। सौम्य अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। अब उसे गर्मी लगना शुरू हो जाता है और वो अपने कपड़े खोलने की कोशिश करने लगती है कि तभी बाथरूम का डोर खोलता है और उसमें से वो हैंडसम लड़का बाहर निकलता है। चलिए चलिए मैं आपको बता देता हूँ ये कौन है। ये हमारे रोहन जी, जिसे लक्ष्य ने यहाँ मीटिंग करने के लिए भेजा था। जिस वक्त रोहन ने लक्ष्य को कॉल किया था वो ये पूछना चाहता था कि क्या वो उसके घर आ सकता है, लेकिन लक्ष्य ने उसे सीधे मना करते हुए उसे मीटिंग अटेंड करने का बोलकर कॉल कट कर दिया था और सीधे डाक क्लब के लिए निकल गया था। रोहन उस लड़की को घूर कर देखता है और कहता है, व्हाट द हेल, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? सौम्य उसकी बात को सुन उसकी ओर देखती है और उसे देखते ही वो बस उसमें खो जाती है। रोहन ने केवल कमर तक टॉवल लपेटा था और ब्रॉड मस्कुलर चेस्ट बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे। रोहन अभी अभी शॉवर से निकला था, जिस कारण से वो बहुत हॉट लग रहा था। रोहन भी एक एक तक सौम्या को देख रहा था, जो काफी प्यारी लग रही थी। भले भी उसके कपड़े फट गए थे और गंदे दिख रहे थे, पर फिर भी वो काफी सुंदर लग रही थी। सौम्या रोहन को देख उससे कहती है, हे मिस्टर बंदर, तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो? रोहन उसे देख कहता है, क्या कहा तुमने अभी मुझे? मैं किस एंगल से तुम्हें बंदर लगता हूँ? सौम्या चिढ़ते हुए कहती है, ओए बंदर को बंदर ना कहूँ तो क्या कहूँ? अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे कपड़े बदलने हैं और मुझे गर्मी लग रही है। और ये कहकर बाथरूम की ओर कदम बढ़ाती है। रोहन बस उसे टुकुर टुकुर देखता, वो देखना चाहता था कि ये लड़की आगे क्या करेगी। सौम्या अपने लड़खाते पैरों से जैसे ही गिरने को होती है, रोहन उसे पकड़ लेता है। उसके छूने भर से ही सौम्या को अपने अंदर ठंडक का एहसास होता है और रोहन को गर्मी का। सौम्या रोहन से और चिपकते हुए कहती है, तुम कितने ज्यादा ठंडे हो, मुझे गर्मी लग रही है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। रोहन को इतना तो पता चल चुका था कि इस लड़की को ड्रग का हाई डोज दिया गया है। रोहन सौम्या को अपने से सटा कर कहता है, अगर मैंने तुम्हारे अंदर की गर्मी को शांत करने में तुम्हारे हेल्प की तो तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा, समझी? सौम्या अपने लड़खड़ाते होठों से कहती है, ओके मैं साथ दूंगी प्लीज, अब तो मेरी मम्मम। लक्ष्य ने उसके होठों को अपने होठों से सील कर दिया था। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी कबीर के साथ।